अब करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इसमें हमें कैसे सोल्व करना है, तो लिखा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन मेथड से करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन तो आपने सीख लिया, पिछली एक्सरसाइज इसी की थी। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, बताना है कौन सी मोर एप्रोप्रिएट है। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि से आपने सीख लिया तो वो तो आप कर दोगे। मैं सिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि कैसे होती है। तो देखो जरा, सिंपल सी बात ये है ना कि देखो नाम का मैं इसका वो है एलिमिनेशन मतलब विलोपन, मतलब हटा दो एक टर्म को पूरी की पूरी। तो एक टर्म कब हटती है पूरी पूरी, जब वही चीज प्लस की वही चीज माइनस की हो। समझ रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, देखो हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले ना किसी एक समीकरण में एक्स वाला या वाई वाला टर्म बिल्कुल इक्वल कर देना है। बिल्कुल इक्वल का मतलब जैसे यहाँ 2x है तो इसको भी 2x बना देना है कैसे भी करके। या फिर मान लो यहाँ y है -3 तो इसको भी -3y बना देना है कैसे भी करके। मतलब कैसे, मतलब गुणा करके। अब देखो जरा, हम किसको बना सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है, ये x है, इसको 2x बनाना इजी है ना। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की, पूरे समीकरण की 2 से गुणा कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा बिल्कुल। तो बस कर दे, हमें बराबर करना है किसी एक टर्म को बिल्कुल x या y वाली में से। सबसे पहले क्या करेंगे, आप समीकरण 1 की 2 से गुणा करेंगे। तो आप लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, मतलब समीकरण 1 की 2 से गुणा करने पर। अब देखो जरा, समीकरण 1 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, सभी की 2 से गुणा होगी तो क्या मिलेगा मुझे, इसकी 2 से गुणा होगी तो 2x, इसकी 2 से गुणा होगी 2y, बराबर में इसकी 2 से गुणा होगी 10। तो कर दिया हमने। अब देखो दूसरी और तीसरी जो समीकरण है, इसमें पहले वाला बराबर है ना x वाला, तो आप क्या करेंगे, अब घटा देंगे। 3 में से 2 घटाओ या 2 में से 3 घटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा आपका। तो आप लिखोगे कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, मैं जो है 3 में से 2 घटा देता हूँ। ये बड़ा दिख रहा है ना आपको 10, ये 4, इसमें से घटा दिया मैंने। 3 में से पूरा लिखेंगे आप समीकरण, 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, 3 में से 2 घटाने पर। अब देखो जरा, घटाना तो आपको आता है। 3 क्या है, 2x जमा 2y बराबर 10, इसमें से घटाना क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाते वक्त नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा पूरा। यही तो मेरा एलिमिनेशन मेथड, इसको पूरा हमने हटा दिया, x वाला पूरा हट गया, तब y वाला ही तो बचा। 2 और 3 5y बराबर 10 में 4 गया 6। तो y का मान क्या आया यहाँ से, तो यहाँ से आपके y का मान आया 6/5। देखो y का मान तो निकल गया 6/5। अब हमारा काम क्या है, x का मान निकालना। तो ये तो बड़ा आसान, देखो अगर y का मान आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में इसका मान भर दो, अपने आप आ जाएगा x का मान। तो जो आसान सी है उसमें भर देता हूँ, मान लो इसमें भर देता हूँ मैं पहले वाली में कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1। देखो किसी में भर सकते हैं, आंसर सब में सेम आता है। जो थोड़ी इजी इक्वेशन उसमें भर दो, जल्दी आ जाएगा। मतलब वही कि y का मान 1 में रखने पर, तो लो भाई y का मान 1 में रखते हैं। y का मान 1 में रखने पर एक कहाँ, ये रहा, x की जगह तो x रहेगा, y की जगह 6/5 रहेगा, इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x की वैल्यू भर दी, सॉरी y की वैल्यू भर दी। x का मान निकालेंगे तो 5 में से घट जाएगा 6/5। अब तो x का मान क्या आएगा आपका, इसको जब आप घटाओगे तो 25 आपका आ जाएगा, 5 5 25 माइनस 6, तो x का मान आ गया 19/25, 19/5 सॉरी 5 आएगा नहीं। अब देखो जरा, सिंपल सी बात है, x का मान 19/5 आ गया और y का 6/5 था ही आपके। तो देखो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी है ना, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे तो ये लॉन्ग पड़ जाएगा आपका। सबसे जो बेस्ट और इजी मेथड है ना, वो एलिमिनेशन मेथड ही है। अगर आपको कोई मेथड मेंशन ना किया हो तो आप इसी मेथड से करने की कोशिश करें, तो जल्दी भी निकलेगा, सही भी निकलेगा। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, देखो वैसे ही बता देता हूँ। इसका सेकंड पार्ट ये है, एक इक्वेशन आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो जरा, इसमें क्या करना है आपको, मुझे किसी एक को बराबर करना है। अभी देखो x वाला क्या बराबर हो सकता है ऐसे, इसको मैं 2 नहीं बना सकता, इसको 3 नहीं बना सकता, समझ रहे हो ना। या तो ये 3x होता है या ये 2x होता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखो ये माइनस का 2y है, क्या इसको हम प्लस का 4y नहीं बना सकते। एक बात सोचो कि ये माइनस का 2y है और ये प्लस का 4y है, तो अगर ये भी प्लस का 4y हो जाए तो बात बन जाएगी। तो आप क्या करोगे,
समीकरण 2 में ना गुणा करते हो किसकी, -2 से। बात समझना, -2 से जब गुणा करोगे तो क्या होगा, -4x प्लस 4y बराबर -4। अब जब आप इसमें से ये घटाओगे तो y से y कट जाएगा और x की आपकी वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू इसमें भरोगे तो y की आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो x या y में से किसी एक को बराबर करना है, जरूरी नहीं है कि x वाले को ही करना है। देखो यहाँ पर x वाला बराबर करना थोड़ा टफ था, मतलब टफ तो क्या, 2 बार गुणा करनी पड़ती। देखो ये 3x है, ये 2x है, ना इसको 3 बना सकते और ना इसको 2 बना सकते, लेकिन यहाँ पर देखो ये 2y है, 4y है, देखो इसको 4y नहीं बना सकते, लेकिन बिल्कुल सेम बनाना है, प्लस का 4y है तो प्लस का ही बनाना है, तो -2 से गुणा कर दी मैंने। और नहीं तो एक और तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है ना कि दोनों में से किसी का मतलब बराबर नहीं कर सकते, मान लो यहां भी बराबर नहीं कर सकते, यहां भी बराबर नहीं कर सकते, तब आप क्या करते हो कि इसकी भी मल्टीप्लाई करते हो किसी के साथ और इसकी भी करते हो। मान लो अगर इसको ऐसे बराबर नहीं करना चाहते आप कि -2 से गुणा करें, तब आप क्या करते इस केस में, अगर मुझे x वाले को ही बराबर करना होता तो मैं क्या करता, तो एक सिंपल सी बात थी, पहले वाले की कर देता 2 से गुणा और दूसरे वाले की 3 से, तो क्या होता, ये 6x हो जाता और ये भी 6x हो जाता। समझे बात को, या तो ये काम कर दिया मैंने, -2 से मल्टीप्लाई कर दी, या फिर एक काम और है इसका, क्या आप चाहते हो तो पहले वाले की गुणा कर देते 2 से और दूसरे वाले की गुणा कर देते 3 से, तभी भी तो वही बात होती है, ये 6x हो जाता और ये भी 6x हो जाता, तो आपका x से x कट जाता। वो आपकी मर्जी है, आप x या y किसी को भी बराबर करो, एक समीकरण की गुणा करके कर सकते हो, दोनों की गुणा करके कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमें कैसे भी करके एक टर्म को बराबर कर लेना है बिल्कुल, x वाली या y वाली को, फिर एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे, और फिर जहां जो आएगी वैल्यू उसको दोबारा पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, तो दूसरे वेरिएबल की आ जाती है वैल्यू। तो यही आपका एलिमिनेशन मेथड है। इसका थर्ड पार्ट भी आप कर लेंगे, फोर्थ वाला करा देता हूं मैं। इसका फोर्थ पार्ट देखो, x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 बराबर 3, ये दो हमें दी हुई है। अब देखो मैंने आपको बताया था कभी भी बटे में ना आप नहीं रखते नंबर्स को, आप कोशिश करते हैं एलिमिनेट हो जाए, हट जाए नीचे से। तो कैसे हटेगी, देखो इसकी 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे पहले ये वाली इक्वेशन लिखोगे ऐसे के ऐसी, ऐसे दोबारा लिखोगे इसको, फिर लिखोगे कि दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, मतलब इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। अब देखो बोथ साइड्स बाय 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ रहे हो ना, 2 तिया 6, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 तिया 6 और 3x हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3x। इसको जब 6 से करेंगे तो 3 दूनी 2 दूनी 4y, बात समझ में ना। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पहले तो ये 6 कटेगा इससे 2 और फिर 2 दूनी 4y हो जाएगा, तो वही कर रहे हैं। इज इक्वल टू, इसको 6 से करेंगे तो माइनस का 6 होगा, ये समीकरण 1 हो गई। ऐसे ही आप इसको दोबारा लिखोगे x - y/3 = 3। अब क्या करेंगे, तो देखो बटे में 3 है तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा दोनों पक्षों में, तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 बोथ साइड्स। अब दोनों पक्षों में 3 से गुणा करो तो यहां हो जाएगा 3x, अब 3x हो गया, माइनस इसको काटेंगे तो y और 3 3 9। अब देखो हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो याद रहे जरूरी नहीं है कि हमें गुणा करनी ही पड़े, क्योंकि देखो इसमें पहली और दूसरी इक्वेशन में 3x और 3x दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए ना आपके, यहां भी 3x है यहां भी 3x है, तो अगर दोनों बराबर आ गए तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। मान लो बराबर नहीं आते तो मैं मल्टीप्लाई करके बराबर करता, लेकिन ये डायरेक्ट 3x और 3x ही आ गया, तो आप क्या करोगे, सीधे इक्वेशन 1 में से 2 या 2 में से 1 कुछ भी घटा सकते हो, आपकी मर्जी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ एक ही आंसर आता है, समझ गए। तो कोशिश करना कि बड़े में छोटा घटे तो इजी कैलकुलेशन होती है बस, बाकी आंसर तो आ ही जाएगा कहीं से भी। तो मैं क्या करता हूं, 2 में से 1 घटा देता हूं, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से 1 घटाने पर। देखो ये 2 और 1 नहीं लिखते, पूरा लिखना पड़ता है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, समीकरण 1 समीकरण 2। 2 में से 1 घटाने पर, अब 2 में से 1 कैसे घटेगा, तो 2 ये है आपकी 3x - y = 9। एक क्या है आपकी ये वाली है 3x + 4y = -6, 3x + 4y = -6। अब देखो जरा हमें क्या करना होता है घटाते वक्त, नीचे वाला चिन्ह बदलना पड़ता है, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस कर दिया, ये तो कटेगा, माइनस का y और माइनस का 4y माइनस का 5y हो गया आपके, है ना। और 9 में 6 जोड़ा तो 15 हो गया, y का मान निकालोगे तो 15 बटा माइनस का 5, काटेंगे तो 5 3 15, y का मान माइनस का 3 आ गया। अब y -3 आया तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो y का मान, तो मान लो इस वाले में कर देता हूं मैं 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, एक में y का मान भरने पर, एक ये रहा आपका
कहाँ, एक ये रहा। तो 3x ऐसे गया ऐसे, जमा 4 गुना वाई की जगह माइनस का 3 कर दिया बराबर माइनस का 6। अब देखो ये 3x है, ये -12 बराबर -6। 3x का मान निकालोगे तो -6 में 12 जुड़ेगा, तो 3x बराबर होगा 6, x बराबर 6/3 2। तो आप लिख दोगे x का मान आ गया आपके 2 और y का मान -3। तो देखो विलोपन विधि भी कुछ अलग थोड़े है, आप इसको जब प्रतिस्थापन विधि से निकालोगे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो भी आपका यही आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो विधि से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम वो विधि करते हैं जो इजी पड़े हमें। जब हम पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो कोशिश करते हैं इसी मेथड से करने की, से तुरंत निकल के आता है आंसर। तो ये आपका चौथा पार्ट भी हो गया, बाकी दोनों पार्ट्स आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले इन प्रॉब्लम्स में फॉर्म करो लीनियर इक्वेशंस को, उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्टेंस में है सॉल्यूशन तो निकालो एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, अब इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्यूशन है या नहीं कैसे पता चलता है? सॉल्यूशन हम कब निकालते हैं, मैंने बताया था कि जब सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन हो, वरना हम सॉल्यूशन नहीं निकालते। और एक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 का। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक, हम बनाते हैं इक्वेशंस। तो पहले पढ़ते हैं इसका पहला पार्ट। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब अगर हम एक को ऐड कर दें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दें एक को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, पता होगा आपको। इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो होती है वो 1 बन जाती है, समझ गए, घट के 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़े तो वो क्या होती है? 1/2 होती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है हमसे पूछिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब 1 बन जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है मेरे से पूछा है, तो भिन्न से पहले आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मानेंगे, अंश और हर मानेंगे ना, तब मानेंगे लेट दी न्यूमरेटर, मतलब माना अंश, तो अंश मान लिया हमने x है, ठीक भाई। तो अब मानेंगे हर, लेट दी डिनोमिनेटर, लेट दी डिनोमिनेटर मतलब माना हर, तो हर मान लिया हमने y, ठीक जी। x और y मान लिया, तो भिन्न क्या होगी? फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो भिन्न होगी आपकी x/y, यही तो होता है भिन्न, मतलब होता है अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है। अब देखो मुझे 2 कंडीशन दी है, दोनों कंडीशन का यूज करके 2 इक्वेशन बनाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वैसे ही जैसे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त के अनुसार मुझे क्या कह रहा है? पहली शर्त में कि अगर हम 1 जोड़े न्यूमरेटर में और 1 घटाएं डिनोमिनेटर से, अंश में 1 जोड़ो और हर में से 1 घटाओ, तो लो भाई यही तो आपका अंश बटा हर है। अंश में 1 जोड़ो, जोड़ दिया, हर में 1 घटाओ, घटा दिया, यही कह रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगी? 1 के, इज इक्वल टू 1 हो जाती है ना, लिखा तो 1 जोड़ो और 1 घटाओ तो 1 के बराबर हो जाती है। अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + 1 बराबर y - 1 होगा। भाई 1 किससे गुणा होगी? 1 किससे गुणा होगी? y वाला इधर ले आओ, तो x - y बराबर -1, उधर जाके -1, तो ये क्या बन गया आपका? x - y बराबर माइनस का 2। समीकरण 1 मिल गया हमको। पहले हमने जो कहा था वो किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण बना दी। समीकरण क्या होती है? x y इधर ले आओ और एक कांस्टेंट उधर ले जाओ। दूसरी कंडीशन इसकी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त क्या कहती है? तो दूसरी शर्त में ये कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक, दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि अगर हम ना 1 जोड़े डिनोमिनेटर में सिर्फ, तो वो 1/2 हो जाएगी। अगर हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगी। तो लो भाई ये अंश, ये हर, हमें अंश में कुछ नहीं करना इस कंडीशन में, हमें सिर्फ हर में 1 जोड़ना है। यही तो कह रहा है कि हर में सिर्फ 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगी 1/2। तो हो गई 1/2, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बराबर y जमा 1, ये इधर आएगा 2x - y बराबर 1। अब देखो, अब इसको आपको सोल्व करना है। देखो सोल्व तो एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो कुछ है नहीं इसमें, क्या करना है आपको? ये 2x है, ये सिर्फ x है, तो आप क्या करोगे? वैसे देखो इसको सोल्व ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक बात समझो, यहां भी माइनस का y है, यहां भी माइनस का y है, बिल्कुल सेम है ना ये। तो अगर ये बिल्कुल सेम आ जाते हैं तो आपको गुणा करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधे 2 में से 1 को घटा दें
दो में से एक समीकरण को घटाएंगे ना तो y से y कट जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और नहीं तो फिर आप चाहे गुणा भी कर दें इसकी, तो भी ये 2x हो जाएगा। हमारा मेन काम है किसी भी एक को बराबर कर देना, x वाले या y वाले को, दोनों समीकरण में। तो यहाँ पर तो बराबर है नहीं, देखो ये भी माइनस का y, ये भी माइनस का y, तो बिल्कुल सेम है। तो आप इसमें से ये घटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और कट जाएगा, तो इसमें गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा दो में से एक घटाओ, x का मान निकलेगा, x का मान इसमें भर दो, y का मान निकल आएगा। तो सोल्व कर लेना इसे, पूरा इक्वेशन मैंने बना दी। सेकेंड पार्ट, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब 5 years ago 5 साल पहले नूरी thrice थी, 3 गुनी थी। 10 years later 10 साल बाद नूरी will be twice as old as सोनू, नूरी सोनू के से twice old होगी, मतलब दुगनी बड़ी होगी। How old are नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने आयु के हैं, उनकी एज क्या है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु बतानी है बस हमें कितनी है, तो सिंपल मानोगे आप कि लेट दी एज ऑफ नूरी, मतलब माना नूरी की आयु। तो नूरी की आयु क्या मान ली मैंने, तो नूरी की आयु मान ली x ईयर्स, मतलब x वर्ष, ये मान ली। अब देखिए जरा, तो उसकी कितनी मान लेंगे, लेट दी एज ऑफ सोनू, माना सोनू की आयु, तो सोनू की आयु मान लेंगे आप y वर्ष, उसमें क्या है x और y मान ली हमने, y ईयर्स, y वर्ष। अब सिंपल सी बात है, दो कंडीशन दी है, दोनों को हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब पहली शर्त के अनुसार। तो भाई पहली शर्त क्या है कि पहली शर्त ये कहती है कि जो आपके 5 साल पहले की आयु थी ना, 5 years ago, 5 साल पहले जो थी वो नूरी 3 गुनी थी आयु में इससे, सोनू से, एज में। तो देखो पहले जब भी ऐसा केस बनता है कि ये उसका 3 गुना था या उससे 10 ज्यादा था, तो आप दोनों को अलग अलग लिखते हो ना, मतलब आप 5 साल पहले नूरी की आयु लिखो तो क्या होगी, 5 साल पहले नूरी की आयु ये होगी, और इधर 5 साल पहले सोनू की आयु ये होगी। पहले यही काम करते हैं ना, 5 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों की आयु 5 साल पहले वाली ये है, 5 घट जाएगी अभी वाली में से। अब देखो 5 साल पहले जो नूरी की थी, ये नूरी की है ना, ये नूरी की क्या है, इसकी 3 गुनी थी, यही तो कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस 5 साल पहले। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो मतलब 5 साल पहले वाली जो आयु है उसमें से ये तो 3 गुनी है। तो कितनी बार बता चुका हूं, अगर ये 3 गुनी है तो बराबर कब होगा, जब इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे। ये तो बहुत बार कर चुके हैं, मगर ये 3 गुनी है पहले से ही। समझो कि अगर ये 15 होती और ये 5 होती तो ये 3 टाइम्स है, तो इक्वल कब होगा, जब इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 15 इक्वल हो जाता। तो इक्वल करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, ठीक। अब कैसे बनेगी इक्वेशन, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 15, y वाला इधर आएगा तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, तो इधर था ही, ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 हो गया। समीकरण एक, इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो जरा दूसरी कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन ये कह रही है, वही दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार ये कह रही है कि 10 साल बाद की आयु, देखो 10 साल बाद इसकी तो x प्लस 10 होगी, इसकी y प्लस 10 होगी, ये बात समझ में आई। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, इसकी x प्लस 10, इसकी y प्लस 10। अब देखो 10 साल बाद वाली जो एज है वो नूरी की ट्वाइस है, इसकी ट्वाइस है सोनू से, तब की बार ये 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे, तो x प्लस 10 बराबर 2y जमा 20। अब ये x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घट जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर प्लस का 10 आ गया। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखो x वाला बराबर है ना, तो x वाला बराबर है तो आप डायरेक्ट 2 में से 1 घटा देंगे, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। देखो मल्टीप्लाई जब सिर्फ तभी करते हैं जब बराबर ना हो, हमें कैसे करके बराबर करने होते हैं। तो बराबर है तो हमारा काम आसान है, सीधे 2 में से 1 घटाओ, x से x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू पुट करोगे x की आ जाएगी, तो दोनों की एज निकल आएगी आपकी। पार्ट 3 करते हैं इसका। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. देखो समझना, पहले तो sum of digits क्या है, 9 है। उसके बाद कह रहा है कि अगर 9 टाइम्स कर देना इस नंबर का, जो नंबर हमें दी है उसका 9 टाइम्स कर दे तो वो किसका ट्वाइस हो जाएगा, तो उसका ट्वाइस के बराबर होगा जो नंबर मिलेगी रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, नंबर्स को रिवर्स करने के बाद डिजिट्स के। अब समझो, समझाऊंगा अच्छी तरह समझ आएगा। फाइंड द नंबर, पहले हिंदी में पढ़ लो एक बार। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें 2 कंडीशन दी है, एक तो अंकों का योग 9 है, दूसरी कंडीशन ये दी है कि जो दी गई संख्या है ना उसका तो 9 गुना,
किसके बराबर है? तो संख्या के अंकों को पलटने पर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने पर वंस का टेंस, टेंस का वंस, मतलब इकाई का दाई, दाई पे इकाई पे लाने पे क्या हो जाएगा? उसके दोगुना के बराबर होगी। दी गई संख्या का 9 गुना और बाद वाली संख्या का 2 गुना बराबर होगा, वह संख्या ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, जब भी ऐसा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको यूनिट्स प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट माननी पड़ती है, अलग अलग दोनों, इकाई और धाई के अंक मानने पड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, मानेंगे। तो लेट दी वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस मतलब क्या होता है? यूनिट्स प्लेस मतलब इकाई वाला। लेट्स दी वंस प्लेस डिजिट मतलब माना इकाई का अंक। तो देखो इकाई का अंक क्या है हमारा? तो इकाई का अंक तो आपका x मान लिया हमने, ठीक। अब देखो लेट दी टेंस प्लेस डिजिट मतलब माना दहाई का अंक, तो दहाई का अंक y मान लिया मैंने, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इकाई और दहाई का अंक तो है, लेकिन हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर्स चाहिए। तो पहले बताओ नंबर क्या होगी? जो नंबर है आपकी, नंबर संख्या। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपने सीखा होगा बचपन में भी कि जब भी हमें इकाई और दहाई का अंक दिया होता है ना, तो नंबर्स कैसे मिलती हैं? देखो दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं 1 से गुणा करके। सिंपल सी बात समझना जरा। मैं आपसे कहता हूं इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक 4 है, तो ये कैसे बनता है? तो दहाई का अंक 4 है, इसको 10 से गुणा करते हैं और इस 7 को 1 से गुणा करते हैं, 4 दहाई 40 जमा 7 तब जाके 47 बनता है। तो याद रहे कैसे निकलेगा ये? तो नंबर हमेशा ऐसे निकलती है कि जौन सा प्लेस है ना, दाई वाला 10 से गुणा करेंगे, सेकंड वाले को 100 से गुणा करते हैं, इकाई वाले को 1 से गुणा करते हैं, तो इकाई वाले को 1 से गुणा करते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे सीधा। तो देखो इसको कैसे करेंगे? नंबर क्या होगी? तो दाई वाला क्या है? y, तो 10y जमा में इकाई वाला x, तो ये नंबर दी हुई है हमें, है ना। 10y जमा x, यही तो नंबर दी है। दाई वाले को 10 से कर दी, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इकाई वाले को यूनिट प्लेस को ऐसे लिख दिया मैंने। ये नंबर मुझे दी हुई है, ठीक। अब हमें क्या 2 कंडीशन दी है, तो एक कंडीशन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट है ना। तो पहले देखो पहले वाली कंडीशन देखो जरा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मतलब पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त के अनुसार तो हमें ये दिया है कि दोनों अंकों का योग 9 है, तो मतलब x जमा y किसके बराबर है? 9 के बराबर। यही है ना पहली शर्त। तो पहली शर्त है कि दोनों अंकों का योग 9 है, तो x जमा y दोनों अंकों को जोड़ा 9 आ गया। लेकिन दूसरी कंडीशन जो है ना, वो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स की है, मतलब अंकों को बदलने पर जो प्राप्त हुई संख्या उससे इसकी तुलना कर रहे हैं। तो पहले वो नंबर तो हमारे पास हो, ये तो हमें दी गई नंबर है, अब अंकों को पलटते हैं जरा, वो नंबर निकालते हैं। वो निकालनी जरूरी है आपकी, क्योंकि वो उस संख्या से हमें कंपैरिजन करना है। बाय रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ डिजिट मतलब हिंदी में लिखेंगे कि अंकों के स्थान को पलटने पर, अंकों के स्थान को पलटने पर। अब देखो अंकों के स्थान को पलटने का मतलब क्या है कि अब जो है आपका वंस प्लेस क्या हो जाएगा? वंस प्लेस डिजिट, इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा? तो इकाई का अंक क्या होगा जरा बताना। तो अब सिंपल सी बात है, सोचो एक बात कि अंकों को पलट दिया मतलब इकाई वाला धाई पे चला जाएगा, धाई वाला इकाई पे चला जाएगा, तो अब इकाई पे हो जाएगा y और आपका टेंस प्लेस क्या हो जाएगा? दहाई वाला क्या हो जाएगा? x। सिंपल, यही तो पलटना होता है। पलटने का मतलब क्या है? 47 को पलटने का मतलब है 7 4, इकाई वाला दाई पे, धाई वाला इकाई पे, तो वही है आपका y हो जाएगा इकाई और x हो जाएगा दाई वाला। तो अब नंबर क्या मिलेगा हमें? न्यू नंबर जो है हमारा, न्यू नंबर मतलब नई संख्या। जो नई संख्या मिलेगी वो नई संख्या क्या मिलेगी हमें? तो नई संख्या तो हमें मिलेगी वैसे ही, तरीका तो वही है संख्या का, दाई वाले को 10 से गुणा करेंगे तो 10x प्लस y, ये हमारी नई संख्या है। अब इसी से तो मुझे दूसरी कंडीशन से इक्वेशन मिलेगी। क्या दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी? अब समझना जरा, यहां पे लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन लगाने से पहले आपको वो नंबर चाहिए था जो कि रिवर्स करके आए ऑर्डर को, तो रिवर्स करके ये नंबर आया ना। अब मुझे क्या कह रहा है समझो, कहां लिखा है देखो, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर? जो ये दिया हुआ था उसका 9 टाइम्स। तो ये नंबर कौन सा दिया था मुझे? ये वाला दिया था, ये वाला नंबर दिया था। कह रहा है इसका 9 टाइम्स मतलब इसका तो 9 गुना कर दो। किसके बराबर है? तो ये इज किसके बराबर है? तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब अंकों को पलटने पर दी गई संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या मिली थी? ये वाली 10x प्लस y। तो यही तो कह रहा है कि इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, ये कह रहा है। बस समझ में आई बात? लिखा था कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना है। समझिए, मतलब ये 9 गुना और ये 2 गुना बराबर है। अब यहां से दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, अंतर मल्टीप्लाई करो, 9 दाई 90y 9x
20x और 2y आपका प्लस का हो गया। ठीक, अब देखो इधर ले आओ सबको, तो ये पहले तो x वाला लगाओ, तो 9x हो गया, इधर आके ये माइनस का 20x हो गया। हो गया, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कर लो बेशक लो, 90y है ये 9x था, ये दोनों इधर आएगा तो माइनस का 20x और माइनस का 2y हो गया। अब जरा देखो इधर 0 बचा, 9x में से 20x गया तो माइनस का 11x, 90y में से 2y गया तो 88y बराबर 0। ये हो गया आपकी दूसरी समीकरण। आप चाहो तो y वाला माइनस कर लो, तो माइनस x से गुणा कर दो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई खत्म। अब देखो कैसे होगी, सोल्व कैसे होगा, तो ये देखो ये 11x प्लस 88y और ये सिर्फ x प्लस y है। तो ये बात बताओ, आपको बराबर ही तो करना है, तो आप इसको अगर -11 से गुणा कर दोगे तो क्या -11x नहीं हो जाएगा? तो आप इसको -11 से गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें से घटा के देख लेना, x y की वैल्यू निकाल लेना। टफ नहीं है निकालना वैल्यू, बस ध्यान देना ये 11x है, लेकिन ये माइनस का 11 है ना, इसीलिए इसको -11 से मल्टीप्लाई करना ताकि -11x हो जाए। बिल्कुल सेम करना होता है आपको बस। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मतलब मीना बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना को 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। मतलब उसने कितने नोट 50 और 100 के प्राप्त किए, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो सिंपल सी बात, जो पूछा है वो मान लेते हैं। सो लेट दी नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, चलो 50 के नोट्स मान लिए, माना 50 के नोटों की संख्या, तो क्या मान लिया हमने, तो हमने मान ली ये x है। ठीक, अब ऐसे ही मानेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, माना ₹100 के नोटों की संख्या, वो क्या है y मान लिया हमने। ठीक, अब हमें दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन तो ये देखो कि उसको 25 नोट कुल मिले, है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो जरा पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन तो ये है, देखो वैसे तो पहली है कि उसने 2000 रुपए निकाले। ठीक, लेकिन चलो ये लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि दोनों नोटों की संख्या क्या है। पहली शर्त के अनुसार ये है ना कि दोनों नोट कितने हैं, कुल 25 है। तो एक बात बताओ जरा, x जमा y किसके बराबर होगा, फिर 25 के बराबर नहीं होगा। उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 50 वाले कुछ है, कुछ 100 वाले हैं, कुल मिला के तो नोट कितने हैं, 25 तो है। ये दोनों का जोड़ी तो 25 है। 25 नोट का मतलब क्या है कि जितने 50 वाले हैं और जितने 100 वाले हैं वो मिला के आपके 25 है। तो ये x जमा y 25, ये एक इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। और देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मतलब दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट, देखना जरा। हमें क्लियरली बेशक ना दिखा, लेकिन हमें इतना तो पता नहीं कितने रुपए निकालने हैं, 2000। देखो हमें इतना दिख रहा है ना कितने रुपए निकाले हैं उसने, 2000। और 2000 रुपए निकाले हैं, इसका मतलब क्या कि 50 रुपए के नोटों का मूल्य और 100 रुपए के नोटों का मूल्य, जो दोनों का मिला के जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, 2000 रुपए के बराबर होगा। और कैसे, जरा एक बात समझो, एक बात समझना जरा कि x तो नोट है 50 वाले, तो इसका मूल्य कितना होता है, तो 50x नहीं होता है। एक सिंपल सी बात है भाई, अगर आपके पास 50 रुपए वाले नोट 4 हैं तो कितना मूल्य हो गया, तो 50 तो 200 रुपए हो गए ना आपके पास। तो वैसे ही अगर x वाले x नोट हैं 50 रुपए के, तो क्या हो गए 50x रुपए। इस नोटों से 50x बन गए। y वाले नोट कितने हैं, माफ करना 100 वाले नोट कितने हैं y, तो कितने रुपए हो गए 100y बराबर 2000। यही तो कंडीशन है आपकी कि 50x जमा आपका ये 100y बराबर 2000। समझ में आई ना बात। कुल मिलाए कितने हैं दोनों नोटों के वैल्यू, 2000 ही तो है, कुल 2000 रुपए हैं। तो 50 नोट है आपके x, 100 रुपए वाले नोट है y, तो इतने रुपए हो गए, इतने रुपए हो गए, जोड़ के 2000 रुपए हो गए। ये वाला आपने 8th में भी किया होगा, 8th में एक आता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो x नोट है 50 के, तो रुपए कितने हो गए 50 गुना x। y नोट है 100 के, तो रुपए कितने हो गए 100 गुना y। सिंपल सी बात है। अगर 100 रुपए वाले नोट 10 होते कितने रुपए होते 10 गुना 100, 15 होते 15 गुना 100, y है तो y गुना 100 हो गया आपका, इतने हो गया। इसको चाहो तो भाग कर लो, किससे भाग कर सकते हैं आप, 50 से कर सकते हो। तो अगर इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या सीधा लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 50, छोटा कर देते हैं ना। अगर भाग हो रहा है तो दोनों को 50 से भाग कर दो, तो 50 से भाग करेंगे तो x जमा 2y बराबर 50 कैसे जाएगा, 0 0 40 हो गया आपका। तो x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2 हो गई। अब क्या इन दोनों से आप निकाल नहीं दोगे मान आराम से,
जो x की वैल्यू आएगी वो 50 के नोटों की संख्या होगी, जो y की आएगी वो 40 की होगी, बस y की जो आएगी वो 100 के नोट की संख्या होगी। और देखो सिंपल बात ये है कि यहाँ पर x वाला फिर से बराबर है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से बस। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब उसका पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर एडिशनल डे का एक चार्ज है। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन तक रखने के लिए सरिता ने 27 रुपए दिए। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, और सुशी ने 21 रुपए पे किए 5 दिन रखने के लिए। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फिक्स्ड चार्ज बताना है और एक्स्ट्रा डे का भी चार्ज बताना है आपको, प्रत्येक एक्स्ट्रा डे का। अब देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का नियत है, मतलब इतना देना है, फिक्स है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब देखिए, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है, तो जो हमें ज्ञात करना है मान ली एक तो फिक्स है और एक एडिशनल डे का है, तो लिखो लेट दी फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है क्या 3 दिन के लिए ना, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेट दी फिक्स्ड चार्ज कितना है x रुपए, हिंदी में लिख दे पहले माना नियत किराया, तो माना नियत किराया आपका x रुपए, ठीक, इतने रुपए आपका फिक्स्ड चार्ज है। इसके बाद आपका क्या कह रहा है कि एडिशनल चार्ज है, तो लेट दी एडिशनल चार्ज फॉर 1 डे, एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है, माना एक दिन का अतिरिक्त किराया, एक दिन का अतिरिक्त किराया, तो भाई साहब एक दिन का मान लो y रुपए। देखो उसके बाद कह रहा है ना कि हर दिन का अलग, उसके बाद एडिशनल चार्ज है हर दिन का, मतलब 3 दिन रखो आप इतना रुपए दो, उसके बाद 1 दिन और बढ़ा तो उसका और बढ़ जाएगा, 2 दिन और बढ़ा तो और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार से सिंपल उदाहरण से समझो, तो इसका मतलब ये ऐसे है कि 1 दिन का किराया मान लो है, 3 दिन का किराया मान लो है 20 रुपए, ठीक, लेकिन उसके बाद अगर आप 1 दिन रखते हो तो आपको 10 रुपए और देने पड़ेंगे, 2 दिन रखते हो तो फिर और 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो कुल मिला के ऐसे पैसे पे करने हैं कि 3 दिन का तो आपने दे दिया, उसके बाद जितने दिन एक्स्ट्रा रहोगे तो हर दिन का कुछ किराया है वो जुड़ता रहेगा आपका, तो वो y रुपए है। अब एक बात बताओ जरा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि सरिता ने 7 दिन के लिए 27 रुपए दिए, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज, सो इसलिए कंडीशन ये आपकी इक्वेशन ये है, या फिर ये सिंपल वही जो हम लिखते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या है कि सरिता ने 27 रुपए पे किए, जरा देखना जरा, सरिता ने 27 रुपए पे करे, लेकिन 27 रुपए कितने दिन के पे करे, तो 7 दिन के। अब जरा मुझे इतना बताओ कि 7 दिन का उसने पे कैसे किया होगा, तो पहले 3 दिन का कितना दिया होगा, x रुपए। एक बात समझना, किराया तो ऐसे ही है ना कि पहले 3 दिन का तो फिक्स है, तो पहले 3 दिन का तो उसने x रुपए दे दिया, अब बाकी 4 दिन का और देना पड़ा होगा उसको, और 4 दिन का कैसे देगी, तो 1 दिन का किराया तो कितना है y रुपए, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 4y, तो x प्लस 4y बराबर 27। ये पहली इक्वेशन है, बात समझ में आई आपको। x तो उसने 3 दिन का किराया दिया ना, इसकी 3 से मत गुणा करना क्योंकि 1 दिन का किराया नहीं है, ये फिक्स्ड भाड़ा है जो कि कितना है, फिक्स्ड चार्ज है जो कि 3 दिन के लिए ही है, आपको 3 दिन के लिए x रुपए ही देने हैं, लिखा है ना फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का है, तो ये 3 दिन का किराया तो उसने x रुपए दे दिया, उसके बाद का जो किराया है 4 दिन का वो कैसे देगी, तो 1 दिन का y माना है हमने, 4 दिन का 4y हो गया, x जमा 4y 27 रुपए दे दिए। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है जी आपकी दूसरी शर्त, तो वही अब सुशी ने 5 दिन के लिए दिया है किराया, 5 दिन का कितना किराया दिया है 21 रुपए। अब देखो लिया है ना 5 दिन का 21 रुपए अदा किया है, अब देखो 5 दिन का उसने कैसे दिया होगा, वैसे ही दिया होगा कि x तो दे दिया उसने 3 दिन का, बचे कितने दिन 2 दिन, 2 दिन के लिए कितने रुपए दिए होंगे, तो 1 दिन के y है तो 2 दिन के 2y, तो x प्लस 2y बराबर 21। अब देखो ये इक्वेशंस आपको देखो मैं सोल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ, जो 5th के 5 पार्ट में मैंने सोल्व नहीं करी क्योंकि ये इजी इक्वेशंस है और एलिमिनेशन मेथड से तो और भी इजी हो जाएंगी। क्या करोगे, सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे, x कैश कट जाएगा, अब आपकी वैल्यू निकल के आएगी y की, दोबारा पुट कर दोगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड तो बहुत इजी है करना, अब कर लेना 5 पार्ट इसके, मैंने इक्वेशन बना के दे दिया आपको, सिर्फ इक्वेशन सोल्व करनी है आपको, और x y की वैल्यू आती है आप यहाँ पे पुट कर देंगे, जो पूछा है वो निकल आता है।